हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास नंबर 7 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग। इंटरनल सिक्योरिटी में 15 में एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। तो आज हम इस टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या क्या चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है। जैसे ये सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है, कुछ आर्थिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकती है भारत के समक्ष। अच्छा, इन चुनौतियों से निपटने के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए और सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। सरकारी प्रयास में हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। चलिए देखने का प्रयास करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मतलब जो अवैध गतिविधियों से या ऐसे ऐसे संगठित अपराधों से जो प्राप्त पैसा होता है, यानी अवैध गतिविधियों से प्राप्त किया गया जितना भी धन होता है उसे बोलते हैं काला धन। उस काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया को ही मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं। धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, मनी अवैध गतिविधियों तथा संगठित अपराध से प्राप्त काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया धन शोधन कहलाती है। इसके 3 चरण होते हैं। अच्छा, ये अवैध गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती हैं। अवैध स्रोत, पहला स्रोत तो जैसे ड्रग्स की तस्करी करना, हथियारों का व्यापार करना, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध, ये सारी गैर कानूनी कार्य शामिल हैं। किसमें? अवैध स्रोतों में। मनी लॉन्ड्रिंग से जो जो अवैध गतिविधियों से जो काला धन प्राप्त होता है वो सभी अवैध गतिविधियों में कौन कौन से स्रोत है अवैध गतिविधियों के, जैसे ड्रग्स की तस्करी, हथियारों का व्यापार, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध। अब मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ इंटरपोल ने कुछ फैक्ट दिए हैं। इंटरपोल के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा क्या है कि इंटरपोल के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छिपाने के लिए किया गया कोई भी प्रयास या गतिविधि है। मतलब इंटरपोल कहती है, जो इंटरनेशनल स्तर पर जो सर्वोच्च संस्था है पुलिस की, वो है इंटरपोल। तो वो क्या कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छिपाने के लिए कोई भी ऐसा किया गया प्रयास या गतिविधि है ताकि आय वैध स्रोतों से आती दिखाई पड़े, यानी उस आय को वैध बनाना, अवैध आय को वैध बनाना। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के नाम से जाना जाता है। भारत में धन शोधन प्रक्रिया किस नाम से प्रसिद्ध है? हवाला लेन देन। अब देखते हैं, कुछ रिपोर्ट दी हुई है कि आईएमएफ के मुताबिक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग का सालाना वैश्विक कारोबार 590 बिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक है। बताओ, इतना काला पैसा मार्केट में मौजूद है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का जो सालाना वैश्विक कारोबार है वो 590 बिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक है, जो वैश्विक जीडीपी में 2 से 5% का योगदान देता है। मतलब 2 से 5% पैसा पूरी वैश्विक जीडीपी का केवल मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन है, काले धन से आता है। तो अब मैंने आपको क्यों बताई ये इतने फैक्ट, हम इन फैक्टों को अपने इंट्रो में यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, समझाते हुए इसकी चुनौतियों से निपटने हेतु उपाय सुझाएं, तो हम इसे कोई से भी फैक्ट को हम कहीं से भी अपना इंट्रो शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आईएमएफ की रिपोर्ट से अपना इंट्रो शुरू कर सकते हैं, या फिर इंटरपोल ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा दी है वहाँ से शुरू कर सकते हैं, या नॉर्मली आप यहाँ से भी मनी लॉन्ड्रिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अवैध गतिविधियों तथा संगठित अपराध से प्राप्त काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया धन शोधन कहलाती है। और इसमें थोड़ा फैक्ट जोड़ दीजिए, डाटा जोड़ दीजिए आईएमएफ का, कि आईएमएफ के अनुसार वैश्विक जीडीपी में मनी लॉन्ड्रिंग का 2 से 5% योगदान है। तो ये हमारा बहुत बेहतरीन इंट्रो बन जाएगा, बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन बन जाएगा। अब देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्लेसमेंट, और दूसरा चरण होता है लेयरिंग, और तीसरा चरण होता है इंटीग्रेशन। अब देखने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों चरण में क्या क्या होता है। लेयरिंग क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, और इंटीग्रेशन क्या होता है।
तो प्लेसमेंट क्या होती है, यानी अपराध के पैसे को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में इंजेक्ट करना। जितना भी तुमने आपराधिक गतिविधियों से पैसा कमाया है, उन सभी को, जितने भी एथिकल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, यानी वित्तीय प्रणाली है जैसे बैंक वगैरह, उनमें इंजेक्ट करना, ये होती है प्लेसमेंट कर दी। अब दूसरा चरण होता है इसका लेयरिंग। सिस्टम में डाले गए धन की लेयरिंग की जाती है, यानी धन को अलग अलग लेन देन में फैलाया जाता है। अब उसे ऐसा ना लगे कि ये ब्लैक मनी है, उसे छिपाने के लिए क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग में लेन देन किया जाता है, लेन देन के जरिए उसे फैलाया जाता है पैसे को। अब होता है इंटीग्रेशन। मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा चरण होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब एकीकरण करना। इस चरण में पैसा वित्तीय प्रणाली में इस तरह प्रवेश कराया जाता है जिससे इसका अपराध के साथ कोई संबंध न हो और धन स्वच्छ धन के रूप में अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाए। यानी मार्केट में, जो फॉर्मल मार्केट है, वहाँ पर भेज दिया जाता है नॉर्मली उस पैसे को, धन को फैलाने के बाद में। तो इसे बोलते हैं एकीकरण करना। मार्केट में एकीकरण कर दिया उस पैसे का, पता ही नहीं लगा आप कैसे ब्लैक से वाइट हो गया। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और क्लास मेरी समझ में आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इससे जुड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। पहली चुनौती क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी 2 प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे पहली तो सामाजिक चुनौती। सामाजिक चुनौती क्या क्या उत्पन्न होती है, और दूसरी आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग। तो सामाजिक चुनौतियों में देखते हैं, राजनीतिक अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे नक्सलवाद में काले धन का प्रयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर। मानव तस्करी को बढ़ावा देने में, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग से ब्लैक मनी आई वाइट मनी में होके, वो सब मानव तस्करी में उसका प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ से आई वहीं जा रही है। अवैध गतिविधियों और संगठित अपराध से वो ब्लैक मनी आई और वहीं उसका यूज हो रहा है। तो ये मानव तस्करी को बढ़ावा देने में सहायक है। ये भी हमारे समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करती है। सामाजिक असमानता में वृद्धि होती है। सामाजिक असमानता कैसे, कुछ लोग बहुत अमीर बन जाएंगे ब्लैक पैसे को, ब्लैक मनी को यूज करके, उसे वाइट मनी में कन्वर्ट करके। कुछ लोग बहुत गरीब रह जाएंगे, दलदल में फंस के रह जाएंगे गरीबी की। तो सामाजिक असमानता में वृद्धि होती है मनी लॉन्ड्रिंग से। वर्ग अंतराल को बढ़ावा दिया जा सकता है। वही बताया मैंने, सामाजिक असमानता और वर्ग अंतराल, इन्हें एक ही वे में देख सकते हैं। वर्ग अंतराल को बढ़ावा दे सकती है। युवाओं की ब्रेन वॉशिंग करने में काले धन का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग करके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है। तो वो सब पैसा जो आतंकी गतिविधियों के लिए, जो आतंकवादियों को पैसा फंड होता है, वो सब यही पैसा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो पैसा आता है। तो युवाओं की ब्रेन वॉशिंग करने में ये भी हमारे समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करती है। ड्रग्स गतिविधियों में इसका प्रयोग हो रहा है, ड्रग्स खरीदने में। भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा दे सकती है मनी लॉन्ड्रिंग। आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न करती है। तो ये तो हमने देखी सामाजिक चुनौतियाँ क्या क्या उत्पन्न कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक चुनौतियाँ क्या क्या उत्पन्न कर सकती है हमारे समक्ष। पहली चुनौती है कि आर्थिक अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है। जैसे मुद्रास्फीति, अपस्फीति, ये सब हो सकती हैं। मुद्रास्फीति होती है, मार्केट में जो नॉर्मल दाम थे किसी भी उत्पाद के, वो बहुत ज़्यादा हो जाएं। मुद्रास्फीति में पैसे की वैल्यू घट जाती है। वैसे ही जब मंदी आ जाए तो अपस्फीति आती है। तो ये आर्थिक अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है मनी लॉन्ड्रिंग। जब मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति होनी जाहिर सी बात है। अगला, फेक करेंसी में वृद्धि कर सकती है। फेक करेंसी में वृद्धि होती है। हथियारों की तस्करी करने में इसका प्रयोग होता है। जाली मुद्रा को बढ़ाने में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रयोग हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का। अच्छा हाँ, समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकती है। जैसे भारत की इकोनॉमी है, उसके समक्ष, उसके साथ साथ पैरेलल इकोनॉमी बन जाती है एक मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के अनुसार भारत भ्रष्टाचार में 85वें स्थान पर है। भारत में भ्रष्टाचार अपने उच्च स्तर पर है। तो इंटरनेशनल भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट जारी करता है वो करती है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में मनी लॉन्ड्रिंग
हमारे समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करती है। आगे वाइट कॉलर जॉब्स में क्रिमिनल्स में वृद्धि होती है। अब वाइट कॉलर जॉब्स में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं, जैसे जो ऑफिस वर्क वाली जॉब होती है ना, जिसमें सीट पर बैठ के केवल ऑफिस में काम करना रहता है, तो वो सब वाइट कॉलर जॉब्स में आ जाती हैं। तो उनको वो अपराधी ऐसा लगते हैं कि ये अपराधी नहीं, ये अपराध नहीं करेंगे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो अवैध पैसे को वैध पैसे में बदलने की कोशिश करते हैं। यही तो करते हैं जितने भी ये बड़े बड़े नेता होते हैं। लगेगा आपको कि ये अपराधी नहीं है, लेकिन वो सब, इनके पास पैसा आता कहाँ से इतना इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में खर्च करने के लिए? वो सब यही पैसा होता है, अवैध अवैध गतिविधियों से प्राप्त किया गया पैसा होता है। उसकी प्लेसमेंट करके, लेयरिंग करके, इंटीग्रेशन करके वही सब इनके पास लौट कर आ जाता है। साइबर क्राइम में काले धन का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो सकता है। साइबर क्राइम को बढ़ावा दे सकती है मनी लॉन्ड्रिंग। वित्तीय संस्थानों पर विश्वसनीयता को कम करती है। जितने भी हमारे वित्तीय संस्थान हुए, जैसे आरबीआई, जितनी भी वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, इन पर सब पे हमारे नागरिकों के विश्वास को कम करती है। आगे देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में आने वाली क्या क्या चुनौतियां हैं, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में हमारे समक्ष क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। तो वही चुनौती के पहला तो कमजोर प्रवर्तन तंत्र है हमारा। कमजोर प्रवर्तन तंत्र। ब्लैक मनी की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। अभी तक ब्लैक मनी की परिभाषा ही नहीं दी गई है स्पष्ट रूप से कि ये इसे किसे ब्लैक मनी माना जाए। तो ब्लैक मनी की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव है कहीं ना कहीं। अगर ये नेता चाह लें तो कुछ से कुछ कर दें, लेकिन राजनेताओं को ही पता है कि कहाँ से आएगा फिर पैसा इलेक्शन के लिए, इसलिए वो कुछ ऐसे कठोर कदम उठाते नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव है। केवाईसी मानदंड कम प्रभावी हैं। नो योर कस्टमर, जैसे आरबीआई और एसबीआई फिलहाल अब कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस चीज़ को केवाईसी मानदंडों को मजबूत कर रही है। जांच एजेंसियों के बीच उचित तालमेल नहीं है। डिजिटल तथा वर्चुअल करेंसी, ये सब हमारे समक्ष एक चुनौती और उत्पन्न करती हैं, जैसे बिटकॉइन हो गई, भुगतान प्रणालियाँ आ रही हैं नई नई, तो ये तेज़ी से विकसित हो रही हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग करना अब आसान हो गया है इनके जरिए। जो अवैध धन होता है, ब्लैक मनी होती है, उससे बिटकॉइन खरीद लेते हैं। भुगतान प्रणालियाँ तेज़ी से विकसित हो रही हैं। अब देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जाएं, क्या क्या प्रयास किए जाएं। तो पहला तो संगठित अपराध को रोकने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जाएं, मल्टी सेक्टरल अप्रोच अपनाई जाए। जितने भी इसके स्टेक होल्डर होते हैं उन पर निगरानी रखी जाए अच्छे से। भगोड़ा अधिनियम लागू किया जाए। विजय माल्या, नीरव मोदी सब पैसा लेकर बच गए। भाई नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का और नागरिकों का। कोई ऐसे कठोर नियम नहीं है, अधिनियम नहीं बनाए गए हैं। तो भगोड़ा अधिनियम लागू किया जाए। एडवांस प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनफोर्समेंट, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए मजबूती से। इन सब एडवांस टेक्नोलॉजी को लागू किया जाए, तब कहीं ना कहीं हम मनी लॉन्ड्रिंग पर कंट्रोल पा सकते हैं। इंटरनेशनल समन्वय को बढ़ावा दिया जाए, यानी जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, और इंटरनेशनल सरकार, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। बैंक और प्रवर्तन एजेंसियों एक दूसरे को अपडेट रखें, अर्थात समन्वय स्थापित करें। यानी जितनी भी प्रवर्तन एजेंसीज हैं और बैंक हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इन्हें कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, उस सब का पता लगाया जा सके। उचित जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए। जो इसमें जोखिम
पैदा होते हैं उन जोखिमों को कम करने के लिए मैनेजमेंट किया जाए उसका। आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसके लिए। जैसे सरकारी प्रयासों में देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में, और इंटरनेशनल स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करता है। ED की स्थापना की गई, प्रवर्तन निदेशालय की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। NIA निगरानी रखता है टेरर फंडिंग पर। NIA निगरानी रखता है टेरर फंडिंग पर, यानी टेरर फंडिंग को रोकने के लिए जो आतंकी फंडिंग होती है उस पर निगरानी रखने के लिए NIA की स्थापना की गई थी। सेबी द्वारा KYC मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो KYC मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। RBI द्वारा भी KYC मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं। शेल कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो दूसरा वाला चरण था मनी लॉन्ड्रिंग का, लेयरिंग, जो लेयरिंग होती है वो सेल कंपनियों द्वारा ही होती है। तो जितनी भी अवैध शेल कंपनी है, फर्जी कंपनीज हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है उन पर। विमुद्रीकरण कहीं ना कहीं 2016 में जो नोटबंदी की गई थी, डीमोनेटाइजेशन, उसने भी मोदी जी ने बोला था कि ये काले धन को रोकेगी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास करेगी। तो कहीं ना कहीं उसने भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोका है। इसे भी एक कारण मान सकते हैं कि हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में सहायक रही है विमुद्रीकरण। वैसे ही CBI की स्थापना की गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, आयकर विभाग बनाया गया। तो ये तो हो गए सब राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। FATF की स्थापना की गई थी, मैंने आपको बताया था, ये आतंकी फंडिंग को भी रोकती है और ये देशों को रैंकिंग देती है कि कौन से देश में कितने आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। और ये 3 प्रकार की लिस्ट भी जारी करती है, ग्रे सूची, ब्लैक सूची, एक होती है रेड सूची। तो धन शोधन के खिलाफ FATF भी एक्शन लेती है। OECD की स्थापना की गई मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। वियना कन्वेंशन हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। GPML की स्थापना। और विम्स्टेक, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं जैसे विम्स्टेक, सार्क, ब्रिक्स, SCO, इन सब मंचों पर भारत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उसे रोकने के लिए मुद्दा उठाया जाता है। साथ साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भी भारत सख्त कदम उठाने की बात करता है, वो होना भी चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी ये क्लास पूरी होती है। अब मैं आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसे लिखना है आपको कि चर्चा करें कैसे उभरती प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण ने मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत उपाय क्या क्या किए गए हैं। 200 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन लिखना है और ये 2021 में UPSC में आया था। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि UPSC के क्वेश्चन UPPCS में रिपीट होते हैं, तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं इंटरनल सिक्योरिटी मेंस के साथ साथ में मैंने अभी प्रीलिम्स की क्लास भी शुरू कर दी है। इसमें मैंने अभी RO ARO के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूँ, 6 टॉपिक कराऊंगा 6 क्लासों में। हिंदी के जो 6 टॉपिक RO ARO में प्रीलिम्स में दे रखे हैं, वैसे ही RO ARO के लिए और UPPCS के लिए मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल के RO ARO में कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं और UPPCS में 7 से 8 क्वेश्चन 150 में से हर साल आते हैं और ज़्यादा ही आते हैं। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश विशेष की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव चैनल पर, जिसमें मैं आपको जितने भी आज तक उत्तर प्रदेश के PYQ पूछे गए हैं वो सारे PYQ करा रहा हूँ। आप जाकर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष PYQ प्लेलिस्ट यह डालकर। तो आज की हमारी क्लास समाप्त होती है
और अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।